Hello everyone and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and आज की वीडियो में जो Let's Crack It सीरीज चल रही है इतने वक्त से in which we are covering your undergraduate level syllabus of psychology paper by paper and topic by topic. So we have already covered a lot of papers. जो लोग शुरुआत से connected हैं और videos देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा that we have covered bio psych, general psych, organizational psych, ठीक है, फिर स्टेटिस्टिक्स कवर किया, रिसर्च मेथडोलॉजी कवर किया एंड अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स आल्सो वी हैव कवर्ड. And today we will be starting with the last paper that we have to cover in this series, that is clinical psychology. तो clinical psychology एक बहुत ही vast paper है जिसमें हम disorders के बारे में बात कर रहे होंगे, हर एक disorder के क्या symptoms होते हैं, क्या treatments होती है, क्या DSM criteria होता है, DSM होता क्या है वो हम आज की वीडियो में ही कवर कर लेंगे. So today's video is just an introductory video in which we will be discussing about what exactly is abnormality. सो आप लोगों ने क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिसिप्लिन का नाम है एबनॉर्मल साइकोलॉजी प्रोबेबली पढ़ा हो. ठीक है, सो हमें ये जानना है कि ये एबनॉर्मैलिटी होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एबनॉर्मल बिहेवियर दैट वी सीम टू स्टडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और क्या फैक्टर्स हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर के अंडरलाई करते हैं, एंड हाउ कैन वी क्लासिफाई दी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. So let us get started by understanding this term abnormality. अब ये term बहुत ही relative term है, that is why मैंने इसको quotes में डाला है, because quote unquote abnormal and normal, because we cannot clearly state कि क्या चीज normal है और क्या चीज abnormal है. हो सकता है एक culture में जो behavior है वो normal माना जाता हो, but किसी और culture में उसी same behavior को abnormal माना जाता हो. So abnormality is basically that area in psychology which is focusing on maladaptive behavior. Maladaptive behavior क्या होता है? एक ऐसा behavior जो आपके environment के changes के साथ साथ adapt नहीं हो पा रहा. ठीक है, और उस मैल अडेप्टिव बिहेवियर के क्या कॉजेज होते हैं, उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एंड हाउ कैन वी ट्रीट दैट मैल अडेप्टिव बिहेवियर. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी स्टडी इन द एरिया ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी. नाउ व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट, क्योंकि as I said that something that is normal for you may not be normal for somebody else. हो सकता है कि सपोज जो इंडियन कल्चर है उसमें किसी को ग्रीट, जब हम किसी एल्डर को ग्रीट करते हैं, सो वी टच देयर फीट एंड वी ग्रीट देम, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर अस. बट इन सपोज अमेरिकन कल्चर्स व्हेन दे ग्रीट देयर एल्डर्स दे जस्ट हग देम, सो दैट मे बी एबनॉर्मल फॉर एन इंडियन. ठीक है, बट उन लोगों के लिए तो इट इज वेरी मच नॉर्मल. whereas if I go into suppose America and I greet somebody by touching their feet, they might find it very strange and abnormal. So that is why हम किस चीज को नॉर्मल बोल रहे हैं, किस चीज को एबनॉर्मल बोल रहे हैं, उसके बीच में बहुत ही थिन लाइन है, एंड इट डिपेंड्स ऑन कल्चर यू आर लिविंग इन, कैसी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. हाउएवर काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया है एबनॉर्मल या एबनॉर्मैलिटी को डिफाइन करने का विद द हेल्प ऑफ दीज 4Ds. तो ये 4Ds है डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर. तो ये 4Ds हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट की. ये 4Ds जो हैं एक्सप्लेन करती हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को. सो दे से कि कोई भी बिहेवियर एबनॉर्मल होगा अगर वो डेविएट कर रहा है सोसाइटी के नॉर्म्स से. So as I told you in a lot of previous videos, norms क्या होते हैं? They are the unsaid rules that are there in a society, जो किसी ने आपको बताए नहीं, but you know that this is how things work in this particular society or this particular culture. तो अगर किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर उस नॉर्म से डेविएट करता है, then we term it as abnormal behavior according to these 4Ds. ठीक है, या फिर अगर किसी का बिहेवियर स्टेटिस्टिकली डेविएंट हो रहा है ना, व्हाट डू वी मीन बाय स्टेटिस्टिकल डेविएंस? सो डू यू रिमेंबर दैट व्हेन वी वर कवरिंग द टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मोस्टली लोग जो हैं वो यहाँ बीच में सेंटर में फॉल करते हैं, दैट इज द एवरेज पॉपुलेशन इज फॉलिंग ओवर हियर. और ये जो एक्सट्रीम एंड्स पे पॉपुलेशन है वो किसकी होती है? वो डेविएंट पॉपुलेशन होती है. क्यों डेविएंट होती है? क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट, स्मॉल परसेंटेज में प्रेजेंट है. सो दैट इज नोन अ स्टैटिस्टिकल डेविएंस, दैट इफ समबडी इज सुपर इंटेलेक्चुअल एंड देयर IQ इज वेरी वेरी हाई, सो उसको डेविएंट माना जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट लाइक देम.
or if somebody whose IQ is less than 70 or 70, they are also considered to be displaying a deviant behavior because they are not matching the normal population, so called quote unquote normal population. So that is what we mean by deviance, कि या तो आपका statistical deviance है behavior में कि जहाँ पे average amount of population fall कर रही है, you are not falling over there, or there is a deviance in terms of you not following the norms of the society and your behavior deviating from the norms of the society. तो पहला D आपका deviance is all about this. Then second D is distress. Now distress to you or distress to others. तो या तो आपका जो behavior है वो आपके खुद के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है, distress का कारण बन चुका है, या जो आपके आसपास लोग हैं for them it is a source of stress and distress. Then also psychologists have said that type of behavior will be termed as abnormal behavior because it is giving some kind of distress either to you or to somebody around you. The third D is dysfunction. डिसफंक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है कि हमारी जो एवरीडे नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, लाइक वी आर गेटिंग अप, वी आर इंटरेक्टिंग विद probably our family or the guardians we are living with, then we are having our breakfast, we are going to work or place of study, and all that daily routine we are able to follow. But अगर कोई ऐसा behavior आपकी शुरू हो जाता है होना जो आपकी डेली एक्टिविटीज को करने में इंटरफेयर करता है, आप अपनी डेली एक्टिविटीज जिसकी वजह से प्रॉपरली नहीं कर पा रही हो, सो देन वी कॉल इट एज अ डिसफंक्शन, कि कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में डिसफंक्शन हो गया है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कैरी आउट योर डेली एक्टिविटीज एज you were able to carry out earlier. So then again that behavior will be termed as abnormal behavior because it is causing a dysfunction in your everyday life. And lastly, अगर कोई behavior dangerous है, dangerous हो सकता है वो आपके लिए हो या फिर आपके सराउंडिंग्स में जो लोग प्रेजेंट हैं उनके लिए हो. सिमिलर टू डिस्ट्रेस, जैसे अगर कोई डिस्ट्रेस आपको खुद को कोई स्ट्रेस कॉज कर रहा है या आपके आसपास स्ट्रेस कॉज कर रहा है लोगों को, देन इट विल बी एबनॉर्मल. सिमिलर इज डेंजर, दैट इफ यू आर पोजेसिंग एनी टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज डेंजरस फॉर यू योरसेल्फ और इज डेंजरस फॉर द पीपल अराउंड यू, देन ऑल्सो वी टर्म इट एज एबनॉर्मल बिहेवियर. तो ये 4 Ds हैं जिनकी मदद से एबनॉर्मैलिटी को डिफाइन करने का सिर्फ एक अटेम्प्ट किया गया है. अगेन वी कैन नॉट बी सो श्योर, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कोई लाइन या कोई डेमार्केशन नहीं है बिटवीन व्हाट इज एबनॉर्मल एंड व्हाट इज quote unquote normal, but these 4 Ds have been used and you should know about them. Now we are going to study about what are the factors that underlie abnormal behavior, कि जो भी अगर behavior abnormal हो रहा है तो उसकी वजह से मतलब क्या causes हो सकते हैं उस abnormal behavior के, what exactly are the factors which lead to these abnormal behaviors. Now the factors can be biological, they can be psychological, or they can be socio-cultural. ठीक है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द बायोसाइकोसोशल मॉडल इन टुडेज century, so therefore we have to focus upon all of these factors and not just one. तो biological factors क्या हो सकते हैं एक abnormal behavior के, there can be कि जो हमारे neurotransmitters होते हैं मे बी उसमें imbalance हो गया है जिस वजह से हमारा behavior ऐसा abnormal हो रहा है. ठीक है ना, what are neurotransmitters? We have already discussed a lot about them in biopsychology paper, है ना, I hope you all remember. एंड या फिर अगर आपकी बॉडी की हॉर्मोन्स में एबनॉर्मैलिटी आ गई है देन ऑल्सो एबनॉर्मल बिहेवियर कैन रिजल्ट. एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, दैट बेसिकली मीन्स कि अगर आपने आपके पेरेंट्स से जीन्स ऐसे इनहेरिट किए हैं जो आपको एक्सपोज कर रहे हैं या वल्नरेबल कर रहे हैं टूवर्ड्स एन एबनॉर्मल बिहेवियर, देन ऑल्सो दैट कैन बी अ वेरी वेल इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, एक और बायोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकता है, टेम्परामेंट और ब्रेन डिसफंक्शन. अब टेम्परामेंट क्या होता है ये भी वैसे हमने पहले डिस्कस किया था. इट इज योर इनेट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाइज दैट आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. इनेट का मतलब होता है बाय बर्थ. सो हर एक चाइल्ड का, हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का एक टेम्परामेंट होता है जो बाय बर्थ उनका होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट में जो चीजें हैं उनके टूवर्ड्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो इफ देयर इज सम टाइप ऑफ एबनॉर्मैलिटी इन their temperament or if there is some dysfunction in their brain, then also abnormal behavior can result. तो ये कुछ biological factors हैं जिनकी वजह से abnormal behavior हो सकता है. Now what about the psychological factors? तो psychological factors में अलग अलग theories ने अपना अपना perspective देने की कोशिश की है. So for example, your psychodynamic perspective, किसका है psychodynamic perspective? It is of course of Sigmund Freud. ये तो आपको अभी तक याद हो ही गया होगा. ठीक है, so psychodynamic perspective कहता है कि हमारी जो
forces होती है, like id, ego and super ego. Remember we discussed a lot about them in personality, we also discussed about them in general psychology. So ये जो हमारी forces होती हैं id, ego and super ego, जब इन forces के बीच में कोई ना कोई dysfunction हो, clash हो या conflict हो, then Freud said कि abnormal behavior होता है एक individual का. So according to Freud, abnormal behavior is because of conflict occurring between id, ego, superego, because of unconscious, things that are repressed in your unconscious mind. All of these things result in abnormal behavior. लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हमारा बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है वो एक टोटली डिफरेंट टर्न लेता है. बिहेवियरल पर्सपेक्टिव कहते हैं कि अगर हम सो कॉल्ड नॉर्मल वेज ऑफ बिहेवियर लर्न कर सकते हैं कि कोट अनकोट नॉर्मल वे में कैसे बिहेव किया जाता है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर को भी एक इंडिविजुअल लर्न कर सकता है. एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव टॉक्ड अबाउट दिस वेरी फैक्ट दैट ऑल द एबनॉर्मल बिहेवियर इज एक्चुअली लर्नड. कि जो कंडीशनिंग हमने पढ़ी थी ना, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, उन सब के थ्रू एबनॉर्मल बिहेवियर लर्न किया जाता है, इज व्हाट बिहेवियरल पर्सपेक्टिव बिलीव्ड इन. एंड देन योर कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ने क्या किया कि उन्होंने बिहेवियरल पर्सपेक्टिव का व्यू तो रिटेन किया ही किया कि हाँ हम इन एब्नॉर्मल बिहेवियर्स को प्रोबेबली लर्न कर रहे हैं अपने सराउंडिंग्स के थ्रू या कंडीशनिंग के थ्रू, बट एट द सेम टाइम हमारा कॉग्निशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लीडिंग टू एब्नॉर्मल बिहेवियर. नाउ व्हाट इज कॉग्निशन? योर थिंकिंग स्टाइल्स, योर डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स, ऑल ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस दैट आर गोइंग ऑन. तो अगर आपके इरेशनल थॉट्स हैं कि आप कुछ ऐसी चीजें अपने थॉट्स में ला रहे हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, विच आर नॉट रैशनल, सो वी टॉक अबाउट देम एज इरैशनल. सो ये जो इरैशनल थॉट्स होती हैं, पुअर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होती हैं, ऑल ऑफ दीज आर इन्वॉल्व विद इन योर कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. एंड इट सेज कि बिहेवियर अलोंग विद योर मेंटल प्रोसेसेस लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर. तो ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू अलग अलग थ्योरीज ने अपने अपने पर्सपेक्टिव्स डाले हैं कि क्यों एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है. नाउ बिसाइड्स दीज पर्सपेक्टिव्स, अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैन बी कि अगर अर्ली डेप्रीवेशन हुआ है किसी चाइल्ड का अपने पेरेंट्स या गार्जियंस के थ्रू, सो दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी factor, psychological factor leading to abnormal behavior. Or if somebody has experienced trauma, or if they were having parents who had an inadequate parenting style, या marital discord हुआ है, या maladaptive relations रहे हैं अपने peers के साथ बचपन में, so these are all also included within your psychological factors. फिर हमारे आते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. तो देखो पहले हमने बायोलॉजी पे फोकस किया कि हमारी बॉडी में क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स की वजह से, या जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज की वजह से, या ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से, कि उनकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है. फिर हमने साइकोलॉजी पे फोकस किया कि हमारे माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर आ सकता है. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, दैट व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं, उससे कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है एबनॉर्मल बिहेवियर के डेवलपमेंट में. सो सपोज देयर आर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी के लिए टूवर्ड्स डेवलपिंग अ प्री डिस्पोजिशन फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर. ठीक है, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करे अपनी लाइफ में, इधर इट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, और मे बी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और इफ समबडी इज फेसिंग प्रेजुडिस, ये सारी टर्म्स हम लोग सोशल साइकोलॉजी में कवर कर चुके हैं, इफ यू रिमेंबर, है ना. एंड इफ देयर आर सोशल चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी कैसे होता है, जैसे अभी जो कोविड-19 का टाइम था, देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि पता नहीं ये वायरस कब जाएगा, व्हेन विल द लॉकडाउन ओपन, व्हेन विल वी गो बैक टू द नॉर्मल वेज ऑफ लिविंग. सो there was a lot of uncertainty, and these type of environments where there are social changes happening, there is a lot of uncertainty, unemployment है, violence हो रहा है, discrimination हो रहा है, prejudice हो रहा है, या फिर किसी के पास they have to face a situation of homelessness or lower socio-economic status. All of these are factors outside of our body present in our environment जो हमें abnormal behavior के towards predispose करते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये वाली स्लाइड दैट इज टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर. एंड नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो यहाँ पे जितने लोगों ने भी साइंस पढ़ी है, नॉट जस्ट इन 11th और 12th, बट पहले भी छोटी क्लासेस में जब हम साइंस पढ़ते थे, तो इफ यू रिमेंबर हम एनिमल किंगडम में क्लासिफाई करते थे ना अलग अलग टाइप के एनिमल्स को,
कि ये तो वर्टिब्रेट्स हैं, ये नॉन वर्टिब्रेट्स, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी यूज टू डू। तो क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्लासिफिकेशन इज बेसिकली इंपॉर्टेंट ताकि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकें आपस में अपने जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, all of them, so that they are easily able to communicate about any disorder. इसीलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, एक हमारे पास हैंडबुक प्रेजेंट हो जिसमें सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हो, सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन लुकिंग अप फॉर कि किस डिसऑर्डर के क्या सिम्टम है, कौन सा डिसऑर्डर कैसे मैनिफेस्ट करता है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है। वन ऑफ देम इज अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, जिसको हम एपीए भी बोलते हैं। अब ये जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, इसने दिया था डीएसएम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस डीएसएम? इट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एपीए ने डीएसएम दिया था, और इस एपीए और डीएसएम का फुल फॉर्म क्या है। और एंड द फर्स्ट डीएसएम वाज गिवन इन 1952। ठीक है, और जो हम अभी तक लेटेस्ट वर्जन यूज में करते आ रहे थे डीएसएम का, इट वाज डीएसएम 5, एंड दिस डीएसएम 5 वाज गिवन इन 2013। सो 1952 से लेके 2013 तक डीएसएम में काफ़ी सारे रिविजन्स होते गए। सो एज कल्चर चेंज्ड, एज जनरेशन चेंज्ड, जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज और इन्हांस होती गई साइकोलॉजिस्ट की एंड द पीपल हु वर क्रिएटिंग दीज थिंग्स, सो तब उससे क्या होता रहा कि इन सारी चीज़ों में जो है चेंजेस आते रहे, रिविजन्स बहुत सारे आते रहे। एंड अभी तक टिल नाउ वी वर यूजिंग डीएसएम 5 विच वाज गिवन इन 2013, बट रिसेंटली अ न्यू रिविजन हैज बीन गिवन जो कि है डीएसएम 5 TR। अब इसका क्या फुल फॉर्म होगा? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एडिशन 5 टेक्स्ट रिवाइज्ड। ठीक है, दिस टीआर मीन्स टेक्स्ट रिविजन और टेक्स्ट रिवाइज्ड, एंड इट वाज गिवन इन 2022 इटसेल्फ। और अब जो है साइकोलॉजिस्ट डीएसएम 5 TR को यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा मैनुअल है जिसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव, बहुत इलैबोरेटिव मैनर में किसी भी डिसऑर्डर को एक्सप्लेन किया गया है कि उस डिसऑर्डर के कॉजल फैक्टर्स क्या होते हैं, आगे जाके वो कैसे मैनिफेस्ट होगा, कैसे कैसे शेप करेगा, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ पीपल डेवलपिंग दोज disorders, how can a treatment occur. So all of these things are mentioned very descriptively in your DSM which was given by APA. अब एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इट गेव ICD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ICD? इट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। तो यहाँ पे ये जो DSM 5 था, इट वॉज गिवन बाय अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, एंड ज्यादातर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूज होती है। बट the manual given by World Health Organization, that is International Classification of Diseases, is something that is used over the world। ठीक है, वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है ये, और काफी वक्त तक हम ICD-10 यूज करते आ रहे थे। वंस अगेन, जैसे DSM के रिविजन्स होते रहे, वैसे ही ICD के भी ईयर बाय ईयर डिफरेंट रिविजन्स एंड करेक्शंस होते रहे। सो द मोस्ट रिसेंट वन दैट वी वर यूजिंग टिल नाउ वाज ICD-10, बट जस्ट इसी ईयर में जैसे DSM 5 TR आया, वैसे ही ICD-11 भी आ गया है, एंड नाउ द मोस्ट रिसेंट वर्जन इज योर ICD-11 विच इज इन यूज। और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस गिवन बाय WHO विच इज द ICD मैनुअल, इसमें क्या है, मेनली क्लिनिकल और मेडिकल डायग्नोसिस प्रेजेंट होता है। तो जैसे DSM में तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और इलैबोरेट वे में हर एक डिसऑर्डर के कॉजल फैक्टर, मैनिफेस्टेशन, रिस्क फैक्टर्स, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था। ऑन द कॉन्ट्ररी, ICD में मेनली क्लिनिकल और मेडिकल डायग्नोसिस प्रेजेंट होता है डिसऑर्डर का, एंड जो हमारी इंश्योरेंसेस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं जिसमें हमें रियम्बर्समेंट्स लेने हो अपने पॉलिसी को यूज करते हुए, हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेज होते हैं, उन सारी चीज़ों में ICD काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। बट अगेन, इट इज़ समथिंग दैट इज़ यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यूज होती है, बट DSM जो है वो पूरे वर्ल्ड में इतना एक्सटेंसिवली यूज नहीं होती। सो ये कुछ बातें करनी थी मुझे आज की वीडियो में, एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग इट टिल हियर एंड इन्वेस्टिंग योर टाइम, एंड आई होप दैट आपको कुछ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा अबाउट व्हाट एग्जैक्टली एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट, एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें कवर होती है।
In the next video, we will be talking about diathesis stress model, which is once again a very, very important model in this discipline, in this paper. And उस वीडियो के बाद से हम एक एक करके सारे डिसऑर्डर्स कवर करना स्टार्ट करेंगे. So make sure you have subscribed to Mind Review so that you keep receiving these videos. Till then, have a very good day. Take care and bye-bye.